अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो हमारा फायर सेफ्टी के हवाले से है। और फायर सेफ्टी का जो सीरीज है हमारे पास उसका ये थर्ड लेक्चर है। और हम इससे पहले फायर के बारे में, फायर का इंट्रोडक्शन, फायर के जो ट्रायंगल है, फिर उसके बाद उसके लगने की वजूहत क्या हैं फायर के हवाले से, फिर हमने ये देखा कि किस तरह से हम आग को बुझा सकते हैं, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं, कौन सी फायर टाइप्स हैं, फिर स्पेसिफिकली हर टाइप के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, फिर किसी भी जगह पे फायर लगने की सूरत में क्या एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है और क्या नहीं करनी है। अब डिफरेंट लोकल लॉज तो मौजूद होंगे हर कंट्री के पास, लेकिन अभी क्योंकि ये क्वालिफिकेशन या जो मेन स्टैंडर्ड है, जो बेस है सब रेगुलेशंस की विद रिस्पेक्ट टू फायर, वो ऑब्वियसली यूके स्टैंडर्ड्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं या यूएस स्टैंडर्ड के ऊपर। अभी हमारी क्वालिफिकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है या जो क्वालिफिकेशन नॉर्मली हमारी एक्सेप्टेबल है मार्केट में, वो सब की सब जो है वो आपकी हैं यूके बेस्ड। तो हम अभी रेगुलेशन डिस्कस करेंगे यूके बेस्ड, और वही रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। और अगर जहां पर जिन ममालिक के अगर अपने भी स्टैंडर्ड्स हैं, तो बहुत जगह पर ऐसा है कि उनकी बुनियाद यही आपका रेगुलेशन या ऑर्डर जो है वो रेगुलेटरी ऑर्डर होता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एज यूजुअल स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, ताकि आप देख सकें कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जिस तरह मैं पहले भी बताता हूँ, कि अगर किसी को भी किसी भी तरह के ये लेक्चर्स रिक्वायर्ड हों, न सिर्फ इसके हवाले से बल्कि किसी भी कोर्स के हवाले से, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वो तमाम तर टॉपिक्स हैं, फायर प्रिकॉशंस और ये सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का हो। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट लेते हैं। अब ये फायर सेफ्टी एंड द लॉ की बात कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी फॉर्म्स, फायर सेफ्टी ऑर्डर 2005 जो है, ये आप बेस लाइन समझ सकते हैं। जितने भी रेगुलेशंस या ऑर्डर्स या लॉज इससे रेलेवेंट हैं, स्पेसिफिकली ये यूके का है। और हम इसको डिस्कस करते हैं। बाकी भी जितने सारे लॉज बने हो वो इसी की बेस पे डिफरेंट कंट्रीज ने अपने बनाए हुए हैं। तो द रेगुलेटरी रिफॉर्म फायर सेफ्टी ऑर्डर 2005 इसलिए जी क्योंकि ये ऑर्डर 2005 में आया है। रिप्लेस्ड मोर देन 70 सेपरेट लॉज ऑन फायर लेजिस्लेशन इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है जी, बड़ी डिटेल्ड किस्म का रेगुलेटरी रिफॉर्म आया था फायर सेफ्टी ऑर्डर के शक्ल में, जिसमें मोर देन सेफ्टी जो लॉज हैं लेजिस्लेशन के वाले से इंग्लैंड एंड वेल्स में, उनके ऊपर बात की गई। दिस लॉ इज नाउ कॉमनली रेफर्ड टू एज द फायर सेफ्टी ऑर्डर एफएसओ। अब ये जो लॉ है, जो कानून है, उसको उन्होंने एफएसओ का नाम दे दिया है, मतलब फायर सेफ्टी ऑर्डर का नाम दे दिया है। अब फायर सर्टिफिकेट्स सीज टू हैव इफेक्ट, ठीक हो गया। अब ये फायर सर्टिफिकेट्स जो होंगे, ये इनका इफेक्ट होगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैज अल्टीमेट, अब इनको आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फायर सेफ्टी, मतलब जो भी आपका वहां पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, वो माने ना माने जो भी है, आखिरकार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के ऊपर है। किस चीज की? फायर से, फायर को कंट्रोल करने की, फायर को लगने ही ना देने की, फायर प्रिवेंशन की, फायर फाइटिंग की, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। और आपको एक बात दोबारा बताता चलूं, जो मैंने बेशुमार बार पहले भी बताई है, कि जो आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली लीड करती है अकाउंटेबिलिटी की तरफ। ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली आपको लेके जाती है अकाउंटेबिलिटी की तरफ।
बाकी तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस और ये चीजें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। मस्ट कैरी आउट अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट, इसी लॉ के अकॉर्डिंगली जो हम आगे पढ़ेंगे भी, फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना वो लाजिम है। आपको मालूम होगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना ऐसा ही है, या रिस्क असेसमेंट जो है ये बैकबोन का काम करती है पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि जेनेरिकली हम सिर्फ रिस्क असेसमेंट ओवरऑल कहें वो जेनेरिक है। तो जहां पे भी आपकी ऐसी एक्टिविटीज हैं या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां पे स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होती हैं। ऑल्दो आपने एक पूरी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की हुई है, स्टिल यू हैव टू परफॉर्म अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट, जहां पर आग के लगने का अंदेशा जो है वो ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या करेगा जी? अब उसके अंदर उसने डिफाइन किया है। अब आपने फायर सेफ्टी लॉ के मुताबिक ये आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि कभी भी आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं या कहीं पे भी फायर सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं, तो होगा क्या कि ये चीजें बाय लॉ आ रही हैं। बाय लॉ का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल को भी किस हद तक रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। मस्ट फायर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का काम क्या है? मस्ट कैरी आउट अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। सबसे पहली बात है कि ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है रिस्पॉन्सिबल पर्सन को। अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन जब उसको असाइन कर दिया गया है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको बता दी गई है, यू हैव टू मैनेज द एक्टिविटीज अबाउट फायर। तो उसको उसमें प्रिवेंशन है, फाइटिंग है, जो भी है वो तमाम तर चीजें उसको करनी है। लेकिन उसमें उसको बेहतर तरीके से जब परफॉर्म करना है तो क्या क्या करना है, वो किन बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मस्ट कैरी आउट अ फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। उसका पहला काम है कि वो फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करे, जिसकी बुनियाद पे वो फायर के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकता है और देन कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर सकता है। Make sure appropriate fire prevention and fire protection measures are in place। और make sure करे किस बात को, कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन मेजर्स जो है वो इन प्लेस हैं। ठीक है जी। तो उसने मेक श्योर करना है किस चीज को, कि अप्रोप्रिएट का वर्ड जब भी यूज होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे जिस चीज का हक है, और आप इसको एक लफ्ज में कहें तो मुताबिकत के मानों में आएगा कि आइन मुताबिक होना चाहिए, तो वो ऐसी अरेंजमेंट्स करे। देन मेक श्योर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट वर्क्स एंड इज मेंटेन। और फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, होज, जिसमें होज रील आई है हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर आए हैं, फायर ब्लैंकेट्स आए हैं, और इसी तरह की जितनी भी चीजें जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ एनी फायर इमरजेंसी, तो वो मेक श्योर करे कि ये वर्किंग हालत में और मेंटेन, जिस तरह हमने देखा था कि चेक्स इंस्पेक्शन जो है वो हमारी इन इक्विपमेंट की ऑन टाइम होनी चाहिए। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू वर्कर्स विद रिगार्ड टू फायर सेफ्टी। प्रिपेयर एन इमरजेंसी प्लान। हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है कि आप जितना भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज कर लें, आप जितना भी उसको देख लें, लेकिन अनवांटेड और अनडिजायर्ड इवेंट होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं, जो कोई भी हंगामी सूरत बना सकते हैं। इसलिए तमाम तर प्रिवेंटिव अरेंजमेंट्स के बावजूद एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, फायर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का काम बनता है कि वो एक इमरजेंसी प्लान को प्रिपेयर करे। रिव्यू फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड। तो अच्छा, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कई जगहों पे देखा जाता है कि एक ही रिस्क असेसमेंट करके उसको तमाम जगह पे इंप्लीमेंट किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट हर एक्टिविटी के एतबार से रेलेवेंट और उसकी रेलेवेंसी को देखा जाएगा, और उसकी कितना अप्रोप्रिएट है ये देखा जाएगा। और अगर कहीं पे चेंजेस हैं तो ऐसी सूरत में कंसीडर किया जाना चाहिए, और रिस्क असेसमेंट रिव्यू जो है वो लाजमन ऑन टाइम परफॉर्म करना चाहिए। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल है
कि वो इसको परफॉर्म करे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो क्या करे, वो तमाम तर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करे, तमाम तर काम करता रहे, लेकिन जो असल फोर्स है, जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है इस फायर सेफ्टी ऑर्डर की वर्क प्लेस के ऊपर, तो उसको क्या करना है कि उसके लिए जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी ड्यूटीज है। नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, जितने भी लोग इंगेज होंगे उस एक्टिविटी में वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शुरू ऊपर से इसलिए शुरू होता है क्योंकि उन लोगों ने, फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने मैनेजमेंट के साथ मिलकर चीजें इंप्लीमेंट करनी है और चीजें बतलानी है। जो एम्प्लॉइज हैं ये उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली जब काम करेंगे तो उसी सूरत में डिजायर रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। Employees' duties can under the FSO and the health and safety at work etc. ये क्या है जी? FSO तो फायर सेफ्टी ऑर्डर हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्सेट्रा एक्ट है 1974 का, जो आपको पता है हासफा के नाम से जाना जाता है। एक्ट ऑल एम्प्लॉइज हैव अ लीगल ड्यूटी टू, अब ऑल एम्प्लॉइज की लीगल ड्यूटी क्या है? एक्ट इन अ वे that does not put themselves or others at risk, वो इस तरह से काम करें कि वो ना तो अपनी जान खतरे में डालें और ना ही अपने से रिलेटेड जो दूसरे उनके कोलीग्स हैं, उनके बडीज हैं जो उस वर्क प्लेस को शेयर कर रहे हैं उनके साथ, तो उनके साथ वो उसको उनको भी एट रिस्क ना लाए। कोऑपरेट विद देयर एम्प्लॉयर्स ऑन एनी फायर सेफ्टी मैटर्स, कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, इनपुट्स रिक्वायर्ड है, फीडबैक्स रिक्वायर्ड है, तो वो प्रॉपरली पॉजिटिव मैनर में उनके साथ शेयर करें। इन्फॉर्म समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ दे आर अवेयर ऑफ एनी डेंजर्स इन द वर्क प्लेस, तो अगर वो समझते हैं कि कोई डेंजर है, कोई ऐसी चीज है, तो ऐसी सूरत में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको वो इन्फॉर्म करें। अब फायर सेफ्टी ड्यूटीज क्या है? ठीक है, अब फायर सेफ्टी ड्यूटीज के लिए कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, अब ये मुख्तलिफ ग्रेडिंग होगी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, ये आप ज़हन नशीं कर लें। कैसे कि अगर एक आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो आपका मैनेजर है, तो वो रूल्स रेगुलेशंस इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। उसके नीचे बाकी लोग होंगे जिनको आप मुख्तलिफ नामों से जानते होते हैं, फायर वार्डन, फायर मार्शल, फायरमैन, फायर फाइटर, ये तमाम तर लोग उसमें मौजूद होते हैं और इनका क्या डिफरेंस है वो ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। हम वापस आते हैं, अब रेगुलर चेक्स क्या करेंगे, जिसको भी फायर सेफ्टी फ्रंट डेस्क या फायर सेफ्टी इमीडिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हुई होंगी उनको हम, या फायर सेफ्टी ऑफिसर जो होगा या फायर सेफ्टी सुपरवाइजर जो होगा, उसकी ये रेगुलर चेक्स हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं। क्या क्या करेंगे जी? फायर अलार्म इज टेस्टेड, फायर अलार्म टेस्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ एनी फायर अगर वही काम ना किया तो बाकी लोगों को एंगेज किया ही नहीं जा सकेगा, तो बाकी लोगों को एक्चुअली एंगेज की बजाय बाकी लोगों को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया ही नहीं जा सकता। एक्टिवेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट कॉल पॉइंट ईच टाइम, जनरल हाउसकीपिंग इज सेटिस्फैक्टरी अराउंड द बिल्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाउसकीपिंग का क्या ताल्लुक है? तो हाउसकीपिंग का ताल्लुक दो दो शक्लों में आता है, जिसकी वजह से फायर का जब टॉपिक डिस्कस होता है तो हाउसकीपिंग को भी डिस्कस किया जाता है। उसकी वजह ये है कि एक तो जब आपकी हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं होती है तो ये जो आपके फायर एग्जिट होते हैं, ये फायर इक्विपमेंट की एक्सेस को जो है वो ऑब्स्टेकल्स खड़े करते हैं, बैरियर्स खड़े कर देते हैं, उसके लिए आपको रुकावटें खड़ी करते हैं। और दूसरा इशू ये है कि हाउसकीपिंग प्रॉपर ना होने की जगह सूरत में बहुत सी जगहों पर ऐसा मटेरियल मौजूद होता है जो उस आग के प्रोसेस के दौरान, अगर किसी जगह आग लग गई है तो वो जो मटेरियल वहां पड़ा हुआ है पुअर हाउसकीपिंग की वजह से, वो कई दफा किसका काम करता है वहां पे हमारे लिए? फ्यूल का काम करता है, कि ईंधन का काम करता है और जलने के अमल को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आग के ऊपर काबू पाना इतना आसान नहीं रहता। Any changes that could affect the fire safety risk assessment, fire doors are not very open and are in working order, और वो जो है आपके वेरी ओपन ना हो
और वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए। फायर अलार्म पैनल इज ऑन एंड इन वर्किंग ऑर्डर। जो अलार्म पैनल है वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जब उसको यूटिलाइज किया जाए तो वो एक्टिवेट प्रॉपरली हो, प्रॉपरली इन्फॉर्म करे। एस्केप रूट्स एंड फायर एग्जिट्स आर फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस। जो बात मैंने अभी की कि किसी भी तरह के फायर सेफ्टी फायर एस्केप रूट्स हैं, फायर एग्जिट्स हैं, तो वो क्लियर होने चाहिए और किसी जगह उनको लॉक ना किया गया हो, किसी जगह पे भी उनके आगे कोई ऐसी चीज न रखी जाए जो इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है जिसको हटाना एक अलग से मुश्किल बन जाए। नो कंबस्टेबल मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन कॉरिडोर्स। जो कॉरिडोर्स हैं, जो गुजरगाहें हैं, यहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल नहीं रखेंगे। क्यों? इन केस ऑफ फायर जब यूज ही कॉरिडोर्स होने हैं, तो अगर वहां पर भी मटेरियल है वो भी आग पकड़ लेगा तो फिर हमें बहुत मुश्किल होगी। आग को के साथ बुझाना तो एक अलग अमल है, उस जगह से निकलना ही वर्कर्स का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। All alarm call points are accessible and all fire safety signs are in place and visible. जितने भी अलार्म कॉल पॉइंट है वो एक्सेसिबल होने चाहिए कि इजीली वहां से आप अलार्म जो है वो रिंग कर सकें, अलार्म दे सकें, और फायर सेफ्टी साइंस मौजूद हो जिसकी मदद से आग से पहले फायर प्रिवेंशन को भी देखा जा सके और देन फायर फाइटिंग को भी देखा जा सके किसी भी फायर इमरजेंसी में। फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रॉपरली आपके चेक होने चाहिए, जिसका मैंने लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो आपकी चेक्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, एग्जामिनेशन उनका प्रॉपर होना चाहिए। असेंबली पॉइंट्स आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, कि जिस जगह पे लोगों ने इकट्ठे होना है इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, तो वो वहां पर आपका जो मस्टर पॉइंट है या आपका असेंबली पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और पता जो होना चाहिए। अब वो जो चेक्स है वो नॉर्मल है, वो जनरल चेक्स हैं, और वो आपको डेली बेसिस पे भी कई दफा करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जिस तरह आप ले सकते हैं एक्सटिंग्विशर्स का या और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का, वो ठीक है, आपका एनुअल भी हो सकता है, बाय एनुअल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो चेक्स थे वो इन जनरल डेली बेसिस पे भी होते हैं। अब पीरियोडिक चेक्स क्या है? कंफर्म दैट द इमरजेंसी लाइट्स वर्क मंथली, चेक कर लें। ये देखिए, अब इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। नॉर्मली क्या होता है कि इंस्पेक्शन का सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि एक इंस्पेक्शन की विद रिस्पेक्ट टू नेचर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने जरा ध्यान में रखना है। कंफर्म दैट द इमरजेंसी लाइट्स फॉर मंथली आप पीरियोडिक इंस्पेक्शन करेंगे, चेक्स करेंगे। अरेंज द फायर ड्रिल्स। फायर ड्रिल्स क्या है जी, कि आप आग बुझाने की मशकें करते हैं, जिसमें आपका मकसद ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो सलाहियत है, उनकी जो कॉम्पिटेंस बिल्ड अप हो चुकी है आग से बुझाने में, आग से लड़ने में, तो वो मान ना पड़े, वो आपकी जो है ना जो स्किल्स हैं वो फेड ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए फायर ड्रिल्स परफॉर्म वंस अ ईयर लाजमी होनी चाहिए। मेक श्योर पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इज सर्विस्ड एनुअली। पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या होती है? जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, ठीक है, फायर ब्लैंकेट्स हो गए, हॉज रील होगी। अब हॉज रील वगैरह तो खैर इस पे नहीं आएंगी, वो फिक्स्ड में आता है। पोर्टेबल में आपके ज्यादातर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स ही होते हैं, या आप जिस तरह फायर बॉल्स आ गई हैं जो आप दूर से भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर में आपको उस पे करीब जाके आग बुझाने की कोशिश करनी पड़ती थी, अब फायर बॉल्स आ गई हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ आई हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, जिसकी मदद से दूर से ही थ्रो करने से फायर बॉल आपको मदद मिलती है। ये एक एडिशनल बात की है, ये पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में उस तरह से नहीं आएगी। मेक श्योर पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज टेस्टेड। ये लाजमी है, पोर्टेबल ये जितनी भी आपकी आप ड्रिल मशीन्स कह सकते हैं, आप इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो पोर्टेबल हैं, जो आप मूव कर सकते हैं, इवन वेल्डिंग प्लांट्स कुछ होते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, उनकी मदद से, उनकी वजह से भी स्पार्किंग, आर्किंग और इस तरह के मसाइल का हमें सामना रहता है, तो हमने उसको प्रॉपरली टेस्ट करना है। मेक श्योर
फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इज सर्विस। फिक्स में मैं आपको बताया होज रील होगी, इस तरह की इक्विपमेंट्स होती हैं जो मदद करती हैं ड्यूरिंग द फायर फाइटिंग प्रोसेस। अब जी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, हम देखते हैं ये एग्जांपल्स हम देखते चले जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते चले जाएंगे कि क्या गलत है इन सिचुएशन में। अब ये जो तस्वीर हमारे सामने है, ये एक बाज़ाहिर एक एक ऑफिस को शो कर रही है जिसमें ये स्टेशनरी पड़ी हुई है। अब इस स्टेशनरी के पीछे अगर हम देखें तो वो आग लगाने की जगह, हीटर की जगह हमें नजर आ रही है और उसके आगे ये वो पेपर पड़े हुए हैं। जबकि पेपर का इशू ये होता है कि ये हीट जो है ये रेडिएशन से भी पकड़ लेते हैं, तो इसके नतीजे में यहाँ पर ये पुअर हाउस कीपिंग है जिसके नतीजे में आग यहाँ पर लग सकती है। ये जी हमारे पास आ गया, ये अगेन एक एग्जांपल है पुअर हाउस कीपिंग की। और ये सारा वो मटेरियल है जो कंबस्टेबल है, जो मदद दे सकता है आग लगने में। ये हमारे पास आ गया जी। अभी ये काफी सारी एग्जांपल्स हैं जो जिसमें चीजें प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं हुई हैं, चीजें प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है। बहुत सारी जगहों पे जो गार्बेज भी है इवन वो अरेंज नहीं है, जिसकी वजह से एक भी इग्निशन का सोर्स मिलने पे आग लग सकती है। नेक्स्ट, ये अगेन हमारे पास एक इशू है। आप देख सकते हैं इसमें हीटर और ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, आपके पास बॉक्सेस पड़े हुए हैं और ये अगेन पुअर हाउसकीपिंग। और ये तस्वीर पूरी होती तो मे भी ये किसी ऐसी जगह पे पड़े हों जिसके पीछे फायर एग्जिट है, तो ये एक अलग इशू है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट टेलीविजन पड़ा हुआ है हमारे पास, डिफरेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पड़े हुई हैं जिनमें से किसी एक के भी स्पार्क करने या किसी एक के भी जलने की सूरत में बाकी तमाम चीजों का भी नुकसान हो सकता है। ये हमारे पास थी। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर तो पड़ा हुआ है लेकिन वो बहुत पास है उसी जगह पे जहाँ पे फायर लगने का अंदेशा है। हीटर जो है वो रूम हीटर वो इतना करीब पड़ा हुआ है कि वो डायरेक्ट रेडिएशन इन बॉक्सेस पे दे रहा है और ये बॉक्सेस एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। देन रेडिएशन के अमल से जो हमारी जो आग है, जो कि एक रीजन भी है आग ट्रांसफॉर्म करने की या आग ट्रांसफर की, ट्रांसमिशन की, तो उसके नतीजे में आग यहाँ पर भड़क सकती है। नेक्स्ट ये देखें, ये पीछे फायर एग्जिट है जहां से निकलना है और उसके आगे आप देख सकते हैं कि मटेरियल पड़ा हुआ है, ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं, आपका फायर एग्जिट रूट जो है वो क्लियर नहीं है। देन अगेन फायर एग्जिट रूट को आप देख सकते हैं, होज रील भी आपको नजर आ रही है, फायर एक्सटिंग्विशर भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दो मसाइल हैं। दो मसाइल क्या है यहाँ पे, तो फायर एग्जिट भी ब्लॉक है और फायर इक्विपमेंट भी ब्लॉक है, मतलब आप आसानी इन तक नहीं पहुंच सकते हैं। फायर इक्विपमेंट तो आप भाग दौड़ करके कोई पहुंच ही जाए, लेकिन फायर एग्जिट के आगे इतना ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, इतनी ज्यादा रुकावटें हैं कि वहां तक पहुंचना किसी का भी मुमकिन नहीं है इन केस ऑफ फायर। देन ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ ये जो गैस सिलेंडर्स जिनको बोलते हैं, गैस बॉटल्स भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये टायर्स और मतलब अक्सरियत कंबस्टेबल मटेरियल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत आसानी से आपकी जो फायर है वो इग्निट हो सकती है। नेक्स्ट अगेन ये फायर एग्जिट है जो कि ब्लॉक नजर आ रहा है और ब्लॉक के अलावा जो इसका लॉक लगा हुआ है वो यही इंप्रेशन दे रहा है इस सिचुएशन में, और इधर लगाने के मकसद जो है रॉन्ग के कि वो बाहर वाली साइड से जो है वो फिक्स्ड हुआ है, जिसकी वजह से फायर एग्जिट के टाइम पे या इससे निकलते हुए कभी इम्कान है कि ये दरवाजा जो है, ये एग्जिट जो रूट जो है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है जी। अब आता है व्हाट्स वेंट रॉन्ग। अब ये देखिए ये यहीं पे पड़ा हुआ है, आप ऑलरेडी देखें कुछ ना कुछ चीजें जली भी हुई हैं और ये इसका मतलब है कि अगर यहाँ से भी आग भड़क सकती है जितने करीब ये जो स्मोकिंग के बाद जो सिगरेट के फिल्टर्स हैं या उस समय दौरान सिगरेट पैक हैं, तो इनमें भी अगर एक जलता हुआ भी सिगरेट आता है तो वो बहुत सारी चीजों को जलाएगा क्योंकि यहाँ पर चीजें मौजूद हैं और आग भड़क सकती है। ये हमारा आज तक का टॉपिक था और नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के हवाले से करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था।
और इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया है, फायर रेगुलेशंस को डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एम्प्लॉय ड्यूटीज और क्या-क्या कंडीशन ऐसी एक वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट आपने कैसे परफॉर्म करनी है। रिस्क असेसमेंट तो आप शायद अभी भी परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ये स्पेसिफिक जो कंडीशन पैदा हुई जिसके नतीजे में हमें फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी है, वो कैसे की जाती है उसको देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए